वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। करंट अफेयर्स हो, हर खबर पे आपकी नजर। ये मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 मई 2021 और आज के दिन हम करंट अफेयर से जुड़े इन टॉपिकों के बारे में जानेंगे, जो कि है पाइथन 5 मिसाइल, मैक्स 1407 जो कि सोयाबीन की एक किस्म है। तेलंगाना को कोविड 19 हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति दी गई। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम और प्रतिरक्षण रणनीति 2030। इन 5 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि हाल ही में यानी कि कल ही चर्चा में रही है। यह क्लास यूपीएससी एस्पायरेंट्स, पीएससी एस्पायरेंट्स, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, जिनमें कि करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, जिनकी एग्जाम में उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, इन सभी वीडियोस की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @exam5g इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समय समय पर करंट अफेयर व अन्य सभी अन्य दूसरे विषयों से संबंधित भी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया हुआ है, या सबसे पहली खबर जो हमने ली हुई है, वह है पाइथन 5 मिसाइल। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह पाइथन 5 मिसाइल है ना। मिसाइल को आप देख सकते हैं इमेज में। और इमेज नंबर 1 में जो देख रहे हैं पाइथन 5 मिसाइल है। इमेज नंबर 2 में आप जो देख रहे हैं, यह है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि इंडिजीनियसली मेड है। तो खबर यह है कि पाइथन 5 मिसाइल यह इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इजराइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसमें कि वह हमें कुछ पाइथन 5 मिसाइल देगा, जो कि हम अपने इस एयरक्राफ्ट लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है ना, जिसका नाम क्या है, तेजस, इस एयरक्राफ्ट में हम यूज करेंगे। इसके साथ वह कंपैटिबल होगा, जिससे कि हमारी सुरक्षा प्रणाली को एक अलग ही ऊंचाई मिलेगी। इस तेजस का विकास डीआरडीओ के निर्देशन में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यह जो समझौता हुआ है ना, यह समझौता कि इसको साथ कंपेटिबल बनाया गया, ये कंपेटिबल बनाने का काम किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो आइए हम डीआरडीओ के बारे में कुछ मूलभूत बातें यानी कुछ स्ट्रेटेजी के संबंधित फैक्ट जानते हैं। इस स्लाइड से सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पाइथन 5 मिसाइल यह इजराइल के द्वारा बनाई गई मिसाइल है। इस मिसाइल के बारे में अधिक जानकारी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में दूंगा। और यह कंपेटिबल है किसके साथ, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर यह न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। एग्जामिनर जो स्ट्रेटेजी के प्रश्न करता है ना, वह ऐसी इंडिविजुअली कहीं से भी उठ के नहीं आते। पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी के आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ करंट अफेयर को फॉलो कीजिएगा, हमारी इस क्लास को देखिए, आपका स्टैटिक जीके जो है 1 साल के अंदर खुद ब खुद अपने आप ही तैयार हो चुका आपको मिलेगा, है ना। आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। हम क्या देखेंगे डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना है ना, इसकी स्थापना, इसका फाउंडेशन यह होता है 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना होती है। और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है। यदि हम डीआरडीओ के ध्येय वाक्य की बात करें, तो यह इसका ध्येय वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या दोस्तों, बलस्य, इसको आप नोट करते चलिएगा, है ना। इस जानकारी को आप नोट करते हुए चलिएगा, एक रफ कॉपी में ही करिए शायद, क्योंकि चीजें रिपीट होते रहेगी। आगे आप हमारी क्लास देखते हैं तो आपको बाद में यह कंठस्थ हो जाएगी, है ना। बलस्य मूलम विज्ञानम, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। और यह डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। किसके लिए काम करता है, यह डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो समझने वाली बात यह है कि यदि आप न्यूज में सुनते हैं, है ना, कि सेना के लिए यह उपकरण बनाया गया, यह टेक्नोलॉजी विकसित की गई, तो सेना के लिए सभी के सभी टेक्नोलॉजी भारत में डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित की जाती है। डीआरडीओ को ही हम क्या कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं दोस्तों जी सतीश रेड्डी। क्या है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। तो ये जो रेड्डी अन्ना जो है, यह डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। अब हम कुछ जानते हैं तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में, है ना। इसे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है तो। अब मैं आपको इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम जानते हैं तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट,
इसका है ना, इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों HAL के द्वारा। इसको ही हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इस नाम से हम इसे जानते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना सन 1940 में होती है। 1940 में इसकी स्थापना होती है। उस समय इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं होता, यह नाम इसे मिलता है सन 1964 में, है ना, 1964 में भारत की आजादी के बाद इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में। कहां पर, बेंगलोर, बेंगलोर, स्पेलिंग अगर कुछ गलत हो तो आप देख लीजिएगा। बंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है दोस्तों आर माधवन। क्या, आर माधवन इसके चेयरमैन। तो इस स्लाइड से हम इतनी जानकारी हमको मिल जाती है ना। आइए हम समझते हैं कि पाइथन 5 मिसाइल इसकी विशेषताएं क्या है। तो यह इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। यह दो तरीके यानी कि दोहरी उपयोगिता वाला है, दो तरीके से अपने टारगेट पर वार करता है। पहली बात, यह हवा से हवा में आप इसको यूज करते हैं, यानी कि ये तो अभी फीचर इसका डिसाइड हुआ है ना कि तेजस जो कि हवा में उड़ता है, तो हवा से हवा में उड़ने वाली दूसरी मिसाइल्स पर या दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स पर यह हमला कर सकता है। दूसरी बात, यह सतह से हवा में भी मार करने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 4 के आसपास है, ठीक है दोस्तों। अब यह मैक 4 क्या होता है, इस बारे में हम थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ध्वनि की चाल, है ना, साउंड का जो स्पीड होता है यह होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम क्या कहते हैं, एक मैक कहते हैं। यह बराबर होता है किसके, एक मैक के, यह बराबर होता है एक मैक के। तो ध्वनि की चाल से या साउंड की स्पीड से 4 गुना अधिक स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। तो मैक 4 इसकी स्पीड है। इसकी मारक क्षमता की यदि हम बात करें तो 20 किलोमीटर और इससे अधिक दूरी पर भी यह इसकी मारक क्षमता हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता यह है कि यह लॉक ऑन बिफोर और लॉक ऑन आफ्टर इस टेक्नोलॉजी पर भी काम करता है, यानी कि इस मिसाइल को छोड़ने से पहले आप इसमें अपना टारगेट लॉक कर सकते हैं। टारगेट आपने लॉक कर दिया तो यदि आपका टारगेट मूवेबल है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट भी जाता है, तो यह क्या होता है कि टारगेट के अनुसार यह अपनी लोकेशन चेंज करती है और टारगेट पर जाकर ही लगेगी। जैसे टारगेट अपना स्थान बदलता है, यह भी अपने निशाना जो है वो बदल देती है और यह हमेशा टारगेट पर ही जाकर फटेगी, है ना। तो यह टारगेट हम इसको लॉन्च करने के पहले भी फिक्स कर सकते हैं और लॉन्च करने के बाद में भी फिक्स करते हैं। यदि आपने मिसाइल लॉन्च कर दिए और टारगेट आपका मूवेबल हो रहा है या टारगेट आपको चेंज करना है, जैसे मान लेते हैं कि ये तेजस यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 टारगेट है आपके और ये आपका बॉर्डर है, मान लेते हैं ये बॉर्डर है ना। तो पहले क्या हुआ कि गलती से आपने इसे टारगेट करके मिसाइल लॉन्च कर दी, लेकिन आपको किसको रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पास वाले को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नंबर 1 को। तो आप इस मिसाइल को फायर करने के बाद भी आप इसका टारगेट चेंज कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं, आप टारगेट नंबर 1 के लिए आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ से मिली हुई जानकारियां सफिशिएंट होगी। अगली जानकारी हम देखते हैं, यह है मैक 1407 के बारे में। एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है कि मैक MACS 1407 क्या है। ये दे सकता है कि भाई लड़ाकू विमान है ना, यह एक खाद्यान्न है, इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो यह सोयाबीन की एक किस्म है, या खाद्यान्नों के नाम ही दे सकते हैं कि गेहूं का किस्म है, चावल का किस्म है, सोयाबीन का किस्म है, कपास का किस्म है। तो आपको याद क्या रखना है कि यह सोयाबीन का एक किस्म है। अब इसका विकास किसने किया हुआ है, यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसे बना है दोस्तों MACS आघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा और ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर सोयाबीन की इस किस्म का विकास किया हुआ है। और यह विकास किया हुआ है और इसकी क्या बोलना चाहिए विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता है कि इस पर कीट पतंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। और यह जो सोयाबीन की किस्म है यह प्रदान की जाएगी किसको, असम को, पश्चिम बंगाल को, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों को दी जाएगी, क्योंकि इन स्थानों पर कीट का प्रयोग, टेम्परेचर चेंज होता है ना, जैसे कि कीट कहाँ पैदा होते हैं, जहां पर टेम्परेचर कोल्ड और हीट है ना, कि दिन में गर्म होगा और रात में ठंडा होगा। यदि इस प्रकार से टेम्परेचर आपको मिलता है, सामान्य तापमान मिलता है, तो उस स्थानों पर कीट जल्दी ही पनपते हैं और यह हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन क्षेत्रों में इस बीज को 2022 तक वितरित कर दिया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। काम क्या है, हमें मुख्य उद्देश्य क्या है, सोयाबीन को उत्पादन को बढ़ाना। और
इस किस्म की खासियत क्या है कि इन पर कीट पतंगों का प्रभाव नहीं पड़ता है या कम पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सोयाबीन का उपयोग किस किस कार्य के लिए किया जाता है। सोयाबीन से दोस्तों इसका यह एक प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पैकेज्ड भोजन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है या पशु आहार के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में आप देख रहे हो सोयाबीन का तेल जो कि हम खाने में यूज करते हैं, मुख्य रूप से उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यह जानने की आवश्यकता है कि सोयाबीन एक खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है। तो भारत में फसलों को 3 प्रकार की कैटेगरीज में बांटा गया है। भारत में कुछ फसलें खरीफ की फसलें होती है, कुछ फसलें को हमने रबी की फसलों का नाम दिया है, कुछ फसलों को हमने जायद की फसलों का नाम दिया हुआ है। यह नाम वर्गीकरण हमने क्यों किया हुआ है? तो यह वर्गीकरण हमने इनके बुआई के समय के आधार पर किया हुआ है। जैसे कि हम खरीफ की फसलों की यदि बात करें तो खरीफ की फसलों की बुआई जून से जुलाई माह के बीच में होती है तथा यह सितंबर से अक्टूबर के मध्य में इसकी कटाई हो जाती है। दोस्तों यदि मैं खरीफ की फसलों की बात करूं तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली एवं सोयाबीन ये सभी ही खरीफ की फसलें हैं। यानी कि ये सभी फसलें जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और इन फसलों को इन राज्यों में विशेष रूप से बोया जाता है। यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्तमान में भारत में लगभग सभी राज्यों में खरीफ रबी की फसलें बोई जाती है। अब जानते हैं रबी की फसलों में इनके बारे में आपको याद रखना है कि बोने का समय, बुआई का समय। तो रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, यानी कि जब खरीफ की फसलें कट जाती है उसके बाद रबी की फसलों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाया जाता है। साथ ही अप्रैल से जून के बीच में इन फसलों की कटाई हो जाती है, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों। मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलें यह रबी की फसलें होती है। इसी प्रकार जायद की फसलें गर्मियों के महीनों के बीच में एक छोटे समय के दौरान यह बोई जाती है, जिसको कि हम जायद का मौसम कहते हैं और इन्हें हम इस मौसम में बोई जाने वाली फसलों को जायद की फसलें कहते हैं, जैसे कि तरबूज, कस्तूरी, ककड़ी, सब्जियां और कुछ चारे की फसलें। तो ये सभी जायद की फसलें कहलाती है। तो इस प्रकार से भारत में फसलों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आई होप कि दी गई जानकारियां इस टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। अगला हम देखते हैं तेलंगाना को कोविड-19 हेतु ड्रोन प्रयोग की अनुमति मिली है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इन सभी प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने इस प्रश्न को लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए बहुत सारे उपाय करती है। उनमें से यह भी एक फेलियर को छुपाने के लिए किया गया कारनामा है जो कि न्यूज में लाया गया है जबरदस्ती में, है ना। तो क्या हुआ है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। कौन है दोस्तों? हरदीप सिंह पुरी, एचएसपी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए, जो कि भारत में उड़ने वाली चीजों का रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। इसने तेलंगाना सरकार को कोविड वैक्सीन की डिलीवरी के लिए, वर्तमान में आपको पता होगा कि सारे देश में कोरोना वायरस के केसेस ने हड़कंप मचा रखी है। यदि मैं बात करूं आज के डेट की, तो आज की डेट में 4 लाख केसेस पर डे के भारत में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हमारे देश में, और लगभग 3600 लोगों की मृत्यु पर डे हो रही है। तो यह क्या है? यह सरकार का एक फेलियर के रूप में देखा जा रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार के फेलियर के रूप में देखा जा रहा है। सरकार क्योंकि अभी चुनावों में व्यस्त है ना, तो इन सब बातों का ध्यान कौन रखेगा? नीतियां कौन बनाएगा? अभी तो नीतियां कोई बना नहीं रहा है। सरकार का फेलियर के रूप में मैं इसे देखता हूं। अब आपका हो सकता है कि आपका व्यू थोड़ा अलग हो। तो इस दौरान क्या हो रहा है कि 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाना था और वैक्सीनेशन की डिलीवरी के लिए ही, इसकी फास्ट डिलीवरी के लिए ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह अनुमति दी है कि तेलंगाना राज्य ड्रोन का प्रयोग कर सकती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे सरकार का फेलियर क्यों कह रहा हूँ, फेलियर छुपाने का तरीका क्यों कह रहा हूँ? तो ड्रोन का प्रयोग किसी कार्य के लिए किया जाना हमारी टेक्नोलॉजिकल सुदृढ़ता को दर्शाता है ना, कि हम टेक्नोलॉजी के रूप से कितने अधिक स्थिर है यह हमें बताता है, कितने विकसित हुए ये हमें बताता है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि ड्रोन का प्रयोग फास्टर डिलीवरी के लिए किया जा सकता है, लेकिन कब? जब सड़कों पर ट्रैफिक हो,
है ना? तो मेरे मेरे नॉलेज के हिसाब से ड्रोन का प्रयोग तब किया जाता है जब सड़कों पर ट्रैफिक हो, चार चक्कों वाला व्हीकल निकलने में दिक्कत हो, है ना? लेकिन वर्तमान में क्या है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे राज्य पूर्ण लॉकडाउन करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी पूरी तरह से बंद। सड़कों पर भीड़ भाड़ दोस्तों बिल्कुल ही नहीं है। तो इस समय में वैक्सीन की डिलीवरी फोर व्हीलर की सहायता से, एम्बुलेंस की सहायता से भी आसानी से की जा सकती है और कम समय में की जा सकती है। तो ड्रोन के प्रयोग की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार जबरदस्ती ये दिखाना चाह रही है कि हम फास्टर डिलीवरी के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि लोग ये सोचे कि नहीं भाई हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वैक्सीन की बहुत कमी है हमारे देश में अभी वर्तमान के आज की तारीख में, है ना? और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि 1 मई से स्टार्ट होना था, बहुत से राज्यों ने इसे पोस्टपोन कर दिया है। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो यहाँ पर यह 3 मई से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वैक्सीन की कमी यह भी सरकार का एक फेलियर के तौर पे ही मैं इसे देखता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैंने यह न्यूज़ जो है एक जानकारी के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक को जानना आवश्यक है कि क्या सरकार किस तरह से लोगों को बहकाने का प्रयास करती है, किस तरह से गलत न्यूज़ ट्रेंड कर जाती है कई बार। तो उसकी जानकारी देने के लिए यह न्यूज़ मैंने अपनी इस क्लास में ली थी। ड्रोन के प्रयोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सड़कों के थ्रू भी वैक्सीन की फास्टर डिलीवरी आज की डेट में की जा सकती है। कारण क्या है कि सड़कों पर भीड़ भाड़ बहुत कम है, सभी राज्य लॉकडाउन में है, और कोई भी एम्बुलेंस मुझे नहीं लगता आज की डेट में ट्रैफिक में फंसने वाली है। ठीक है दोस्तों, और सिग्नल सिस्टम यह तो आपके सिटी के ट्रैफिक पर ही डिपेंड करता है। तो यदि अब बात की, यदि आपसे पूछा जाए कि वैक्सीन की फास्टर डिलीवरी आप किस तरीके से कर सकते हैं, यदि इस बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या सजेशन देंगे, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जैसे कि मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि वैक्सीन की डिलीवरी के लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण की आवश्यकता है। ग्रीन कॉरिडोर जिसमें कि ट्रैफिक जीरो हो, सारे सिग्नल्स ग्रीन हो, तो ऐसे रास्तों का हमको एक कॉरिडोर बनाना चाहिए ताकि हम वैक्सीन की फास्टर डिलीवरी सारे देश में छोटे छोटे स्थान पर भी कर सके। ठीक है, अगर आपके पास कुछ बेहतर सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका सुझाव बाकी लोग भी देखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगली न्यूज हम देखते हैं। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यह जो नाम आपको ऊपर दिखाया हुआ है टॉपिक के रूप में, यह केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह है दोस्तों। क्या है यह? केंद्रीय बैंक का एक स्वैच्छिक समूह है, अपनी इच्छा से बनाया गया समूह है। इस पर कोई भी रेगुलेशन नहीं रखता। यह एक ग्रुप है, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, वैसे यह एक ग्रुप है बनाया हुआ। ठीक है, और भारत का केंद्रीय बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जाना जाता है, यह वर्तमान में इस ग्रुप में शामिल हो गया है, इसीलिए यह चर्चा में रहा है। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको ग्रीन करना, ग्रीन करने के लिए एक नेटवर्क स्थापित किया है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन लोगों ने। कारण क्या है कि वर्तमान में पर्यावरण और जलवायु, अब ये इन बैंकों का काम क्या होता है ना, बैंकों का काम होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लोन देना। इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग होते हैं वो इन बैंकों से लोन लेते हैं, किसी इंडस्ट्री, किसी कोई इनोवेशन करता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है अपना, और इन स्टार्टअप के स्टार्ट होने से मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों। किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, या किसी न किसी रूप में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण और जलवायु के जोखिम को कम करने के लिए अब ये फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये भी एक अपना प्रयास करने लगे हैं। तो वर्तमान में इस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में कुल मिलाकर के 62 केंद्रीय बैंक शामिल किए गए, जिनमें से भारतीय रिजर्व बैंक भी एक है। ठीक है, और यह जो पहल है, यह अजीब जो पहल है, यह न्यूजीलैंड के द्वारा शुरू की गई है ना? न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया। अब भाई ऐसा क्यों हुआ कि न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश क्यों बना? क्या उसी को जलवायु और पर्यावरण की चिंता है क्या? विश्व के किसी देश को नहीं है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड को यदि आप मैप में देखें तो यह एक छोटे आइलैंड के रूप में बसा हुआ है ना, कि बहुत सारे आइलैंड मिलकर न्यूजीलैंड का निर्माण करते हैं, अर्थात कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्यावरण और जलवायु को सबसे अधिक नुकसान है कार्बन के उत्सर्जन से। होता क्या है कि जो इंडस्ट्रियां स्थापित की जाती है, जो वित्तीय मतलब पैसों का उपयोग किया जाता है ना इनको स्थापित करने में, तो इन पैसों का उपयोग करके इंडस्ट्री लगाई जाती है। इंडस्ट्री करते हैं कार्बन का उत्सर्जन, है ना, अपने विभिन्न कार्यों में, ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो या किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कुल मिला करके वो कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन का उत्सर्जन होने से वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है जिससे वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब इस वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण
समुद्र में जो बर्फ है ना, जैसे कि अंटार्कटिका का जो बर्फ वाला इलाका है, ये टेम्परेचर में वृद्धि होने के कारण ये बर्फ पिघलती है, और इन बर्फ के पिघलने के कारण महासागरों का जल लेवल बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जल का लेवल, यानी कि पानी का लेवल बढ़ता है। अब पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो इस प्रकार के टापू पर स्थित जो देश है, इस प्रकार के जो आइलैंड है, इनके डूबने का खतरा बहुत बढ़ जाता है भाई। सबसे पहले क्या होगा? न्यूजीलैंड डूबने वाला। अब हम ऐसा मान लेते हैं, ये एक्चुअली सत्य नहीं कि सबसे पहले न्यूजीलैंड डूबेगा, मान लेते हैं कि डूबने का खतरा सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड को है। तो अपनी सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? न्यूजीलैंड सोचेगा। तो उन्होंने इसी सुरक्षा को सोचते हुए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के संबंध में कानून बनाने वाला पहला देश बन गया, यानी कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसने कानून बनाया है, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड की लगने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यह रिपोर्ट आपको यह जो न्यूज है आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आरबीआई शामिल हो गया है, और ये किसके लिए काम करता है? पर्यावरण और जलवायु जोखिमों को कम करने के लिए शामिल करता है। वर्तमान में इसमें 62 देशों के केंद्रीय बैंक शामिल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं, है ना। स्टडी जीके के लिए आप आरबीआई के बारे में जान लीजिए। तो आरबीआई का निर्माण भारत, जो कि भारतीय केंद्रीय बैंक है, इसका निर्माण होता है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 35 में। इसके पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है। कौन है? ऑसबोर्न स्मिथ, यह होते हैं। यदि इसके पहले भारतीय गवर्नर की बात करूं, तो पहले भारतीय गवर्नर थे दोस्तों सीडी देशमुख। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि आरबीआई का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यह मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। इतनी जानकारी आपको आरबीआई के संबंध में भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा हूं यार, अगली जानकारी, अगला न्यूज हम देखते हैं। प्रतिरक्षण नीति 2030। ठीक है, प्रतिरक्षण नीति 2030 को हम किस नाम जानते हैं? इम्यूनाइजेशन एजेंडा, IA 2030 के नाम से। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है। भारत में एक दिन में 4 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, और लगभग 3500 से 3600 लोगों की मृत्यु पर डे हो रही है ना। बहुत ही दयनीय स्थिति है, और सारा विश्व इस कार्य के लिए भारत की आलोचना कर रहा है, भारत की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है? ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरक्षण नीति 2030, पहले आइए हम इस बात का मतलब समझते हैं ना। इम्यूनाइजेशन एजेंडा, इम्यूनाइजेशन का सीधा सीधा मतलब जो होता है, यह मतलब टीकाकरण से होता है। किससे होता है दोस्तों? टीकाकरण से इसका मतलब होता है। तो टीकाकरण की रणनीति 2030 तक क्या होनी चाहिए, इस बारे में इस न्यूज में बात की गई। कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, है ना, 2 इयर्स यह हो चुके हैं कोरोना को आए हुए इस दुनिया में। यह चीन के द्वारा लाया गया था, ऐसी न्यूज है। तो 2 साल से हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एकदम ठप पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हमने वर्तमान में इंद्रधनुष 3.0 नाम से एक योजना शुरू की है, जो कि इस टीकाकरण को नियमित तौर पर करने में हेल्प करेगा। यानी कि 2 साल से हमें टीकाकरण पर जो ध्यान देना चाहिए था हमें, है ना। जैसा कि आपको पता होगा, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके, जैसे कि पोलियो, खसरा, टीबी, ये सारे के सारे टीके लगाए जाते हैं। तो वह प्रोग्राम वर्तमान में ठप पड़ गया है, प्रॉपर रूप से नहीं चलाया जा रहा है। कारण क्या है? कोरोना महामारी, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक का दर्जा हमने दे चुका है ना। तो इस कोरोना के कारण यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम प्रॉपर रूप से नहीं चल रहा है, जिसके कारण भविष्य में आपके बच्चों को दिक्कत हो सकती है। अब यह न्यूज चर्चा में क्यों है? क्योंकि अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह को, कब दोस्तों? अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह को विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह, यानी कि वैश्विक इम्यूनाइजेशन वीक, यह मनाया जाता है। अब इसी वीक के समय पर हमने इंद्रधनुष 3.0 जारी किया हुआ है, ताकि इस वैक्सीनेशन मैत्री प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन की प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है दोस्तों, और इसकी थीम, यानी कि इस प्रतिरक्षण सप्ताह की जो थीम थी वह थी वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, है ना, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। तो क्या है टारगेट? टारगेट ये है कि 2030 तक के ये वैक्सीन पर हमको डिपेंडेंसी जो है बहुत ही कम करनी है ना, या वैक्सीनेशन को हमको प्रॉपर करना है, यह बात हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आज की पांचों न्यूज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी, हमने कवर कर ली है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो,
यदि आपको कुछ नया बातें जानने को मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप हमारी इस क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे टेलीग्राम में जाकर आप @exam 5G लिखकर सर्च कीजिए, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वर्तमान में इसमें 100 के आसपास मेंबर्स हैं। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात कि हमें एक माह के अंदर 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना है, और आपकी हेल्प के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं यूट्यूब पर हमारा यह चैनल बना रहे लंबे समय तक, मैं अपनी सेवाएं आपको दे सकूं। यदि यह टारगेट हमारा पूरा नहीं होता है एक माह के भीतर, तो यह चैनल हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे हेल्प की अपेक्षा है, तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।